Hello everyone, I am Mahendra Kumar Sahni. Now I am going to teach alternating current. जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में देखा है कि अल्टरनेटिंग करंट के बहुत सारे टॉपिक्स हम लोगों ने कंप्लीट किया हुआ है और जिसमें हर पॉइंट्स को मैंने वहाँ पे कवर किया हुआ है, हर चीज़ों को और डाउट्स को मैंने क्लियर किया हुआ है। अब हम लोग जो है कि अल्टरनेटिंग के कुछ जो है कि रिमेनिंग टॉपिक्स रह गए हैं जिसको हम लोग आज जो है कवर करेंगे, जिसमें लास्ट लेक्चर्स में हम पावर्स के रिगार्डिंग बात कर रहे थे कि अल्टरनेटिंग करंट में जो पावर होता है या अल्टरनेटिंग करंट की जो सर्किट होती है, ऐसी सर्किट्स होती हैं उसमें पावर जो है कितना एवरेज पावर जो है होता है और कैसे निकालते हैं उसको, वो चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग ये देखेंगे कि किसी भी अल्टरनेटिंग सर्किट में, आपके एसी सर्किट में आपकी जो एवरेज पावर होगी वो कितना होगी और कैसे निकालेंगे, ये चीज़ें हम लोग देखेंगे। हमने आपको जो है कि पिछले लेक्चर्स में एक फार्मूला बताया था कि किसी भी क्वांटिटी का एवरेज वैल्यू हम कैसे निकालेंगे बाय द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन मेथड। अगर जो पैरामीटर या किसी भी पैरामीटर्स की अगर बात करें और वो पैरामीटर टाइम्स के रिस्पेक्ट में वो वेरी कर रहा है, यानी टाइम का फंक्शन है, तो उसका हम एवरेज निकालने के लिए जानते हैं कि फार्मूला जो होता है एवरेज का, वो अगर हम पी एवरेज की बात करते हैं, एवरेज पावर की, तो एवरेज पावर पी एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to t, क्योंकि हम लिमिट लगा रहे हैं 0 से t, इसका मतलब ये होता है कि एक फुल साइकिल में बात कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जो अल्टरनेटिंग करेंट या अल्टरनेटिंग जो वोल्टेज है वो एक सिनुसॉइडल वेव को, सिनुसॉइडल कर्व को फॉलो करता है। अगर यहाँ पे हम करंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये टाइम का फंक्शन है, टाइम के साथ इसकी वैल्यू जो है हर जगह बदल रही है और इसका डायरेक्शन भी हर पॉइंट पे बदल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, तो जिसमें कितना टाइम लग रहा है, टी लग रहा है। इसके आधे साइकिल को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, t/2 में यहाँ पे लगेगा। तो इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है आरएमएस करंट फ्लो कर रहा है। अगर वोल्टेज की बात करते हैं तो आरएमएस वोल्टेज होता है। तो इस फुल साइकिल में कितना पावर कंज्यूम होगा, कितना पावर जो है वहाँ पे एवरेज होगा, जो एवरेज पावर होगा कितना होगा। तो हम फुल साइकिल की बात कर रहे हैं, तो फुल साइकिल की पी एवरेज इज इक्वल टू पी dt डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन 0 to t dt। ये फार्मूला होता है किसी भी पैरामीटर्स का एवरेज निकालने के लिए। अगर यहाँ पे करंट का एवरेज निकालते हैं तो करंट का एवरेज निकालते तो यहाँ पे आई डी टी लिख देते और यहाँ पे डी टी, कितना टाइम लिमिट रख रहे हैं वो अलग चीज़ है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पी डी टी का मतलब क्या हुआ। पावर को जब टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वर्क आता है। तो इंटीग्रेशन एक साइकिल में जब करेंगे तो ये टोटल वर्क डन निकालेगा। उस अल्टरनेटिंग करंट के वजह से कितना वर्क डन हुआ इस साइकिल में, ये ऊपर वाला पार्ट देगा टोटल वर्क डन। और ये dt क्या है, 0 से t टोटल टाइम कितना लगा। तो वर्क डन अपॉन टाइम होता क्या है, पावर। पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम, टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। तो ये क्वांटिटी टोटल वर्क डन देगा और ये क्वांटिटी जो है टोटल टाइम देगा। अब हम ये भी जानते हैं कि पावर इज इक्वल टू होता है v इंटू आई, पावर इज इक्वल टू v इंटू आई। लेकिन यहाँ पे जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ है उसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं और करंट को आई से। यहाँ पे पावर जो है ई इंटू आई लिख सकते हैं और ई एंड आई है क्या, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज है और ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट है। तो हम लोग अगर इस वैल्यू को यहाँ पे जब पुट करते हैं तो क्या बनेगा आपका, पी एवरेज
इज इक्वल टू 0 to t e i इंटू डी टी। पी की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या किया, पुट कर दिया, डिवाइडेड बाई, अब जानते हैं डी टी का जो इंटीग्रेशन होता है टी होता है, डी टी का इंटीग्रेशन टी होता है, और इस पे लिमिट लगा लेंगे, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। अब यहाँ पे चूंकि ई क्या है आपका इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ या इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देख लिए हैं कैसे हुआ, कहाँ से उत्पत्ति हुई है, किस तरह से, ये सारी चीज़ों की हम लोगों ने वहाँ पे डिस्कस किया था। आई भी आपका इंस्टेंटेनियस अल्टरनेटिंग करंट है, तो इसकी वैल्यू आई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पे हम ये मान रहे हैं कि जो ईएमएफ है और करंट है, इन दोनों के बीच में कुछ फेज है, कुछ फेज एंगल है, जिसको हम फाई से डिनोट कर दे रहे हैं। ये इसलिए कर रहे हैं कि हमें जनरल फार्मूला बनाना है ताकि हर सर्किट में ये एप्लीकेबल हो जाए। अब इन वैल्यूज को जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो फिर क्या ये बनेगा, 0 to t ई की वैल्यू ई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आई की वैल्यू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई इंटू डी टी। अब यहाँ पे अपर लिमिट रखेंगे तो कैपिटल टी हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे टोटल जो वैल्यू होगी ये इसकी वैल्यू हो जाएगी टी, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये क्या बन गया टी, तो ये हो गया पी एवरेज की वैल्यू। अब देखना, अब इस इंटीग्रेशन को हमें सॉल्व करना है, इस इंटीग्रेशन को हमें सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, ई नॉट पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ और आई नॉट पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ये दोनों वैल्यू कांस्टेंट हैं, इनको हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो ई नॉट आई नॉट, इस टी को इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं ताकि नीचे हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं पी एवरेज इंटू टाइम, नीचे वाली क्वांटिटी हमने इधर मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहाँ पे ई नॉट आई नॉट जब हमने बाहर लिया तो 0 to t, अब यहाँ पे जो साइन ओमेगा टी है और साइन ओमेगा टी प्लस फाई, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या लिखते हैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो इस चीज़ को हम एक्सपेंड करते हैं, पहले साइन ओमेगा टी हम यहाँ पे रख लेते हैं और मल्टीप्लाई में जब करेंगे तो इसको एक्सपेंड करेंगे, तो साइन ए की जगह ओमेगा टी, साइन ए कॉस बी तो बी के जगह पे फाई, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए ओमेगा टी इंटू साइन बी तो साइन फाई और इंटू डी टी। इस क्वांटिटी का मल्टीप्लाई इन सब में है, तो इस क्वांटिटी से साइन ओमेगा टी से हम इन सब में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ई नॉट आई नॉट इंटीग्रेशन ई नॉट आई नॉट का सब में मल्टीप्लाई है, इसलिए हम ब्रैकेट ले रहे हैं बड़ा वाला, 0 to t साइन ओमेगा टी का मल्टीप्लाई साइन ओमेगा टी के साथ होगा, तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। चूँकि ये डी टी का मतलब होता है हर क्वांटिटी इसके अंदर टी का फंक्शन होगा तभी इंटीग्रेशन करेंगे, अदरवाइज उसको हम कांस्टेंट मान लेंगे। तो कॉस फाई टी का फंक्शन नहीं है तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, कॉस फाई इसको बाहर निकाल सकते हैं, और साइन ओमेगा टी बन जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी। उसके बाद यहाँ पे फिर से साइन ओमेगा टी की जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे साइन फाई टी का फंक्शन नहीं है तो ये बाहर आ जाएगा, प्लस साइन फाई और साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू डी टी।
यहाँ पे अगर 2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है तो 2 sin A cos A, ये डायरेक्ट फार्मूला बनेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 sin A cos A की वैल्यू होती है sin 2A। अब यहाँ पे इतने पार्ट को अलग इंटीग्रेट में कर देते हैं और इतने पार्ट को अलग इंटीग्रेशन में कर देते हैं। चूँकि साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू और इन दोनों की वैल्यू को हम रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि 2 sin ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं sin 2 ओमेगा टी, ऐसा लिख सकते हैं। दूसरी चीज़, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू कैसे आती है वो देखेंगे। हम जानते हैं कि cos 2 ओमेगा टी इज इक्वल टू होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। यहाँ से इस चीज़ को हम इधर ले आएंगे और इसको हम उधर ले जाएंगे, तो ये क्या बनेगा 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। अगर इस 2 को हटा दें तो ये 2 का डिवीजन हो जाएगा इधर। इस 2 को अगर हटा देते हैं तो इसका इधर डिवीजन हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी के जगह पे हम यहाँ पे ये रख देंगे और कॉस यहाँ पे 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी के जगह पे हम क्या रख देंगे साइन 2 ओमेगा टी। तो फिर अब इस चीज़ को हम लोग अरेंज करते हैं। ये चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे समझा है कि कैसे रिप्लेस करना है। तो पी एवरेज इंटू टी इज इक्वल टू, इतने पार्ट को एक साथ ले रहे हैं और इतने पार्ट को एक साथ, तो ई नॉट आई नॉट आपका सब में मल्टीप्लाई है, तो इसको हम यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं। अब cos फाई यहाँ पे कांस्टेंट है, तो cos फाई बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन से और 0 टू टी और साइन स्क्वायर ओमेगा टी के जगह पर हम वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी इंटू डी टी। इतने वाले पार्ट का हम एक साथ ले लिए। डिवाइडेड बाई जो 2 है उसको हम कांस्टेंट है तो यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर प्लस फिर से ये जो टर्म है कांस्टेंट है, टाइम का फंक्शन नहीं है, तो इसको भी हम क्या करेंगे बाहर साइन फाई डिवाइडेड बाई 2 इंटीग्रेशन 0 टू टी। अब 2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी की जगह पे हम क्या रख देंगे साइन 2 ओमेगा टी इंटू डी टी। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि हर चीज़ों को हमने यहाँ पे बताया है। अब एक चीज़ और यहाँ पे देखेंगे कि ये 1 का इंटीग्रेशन होगा डी टी के रिस्पेक्ट में टी। जब अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी कैपिटल टी, क्योंकि हमने यहाँ पे करके देख लिया है। डी टी का इंटीग्रेशन जस्ट जो है कि आपका टी हो जाएगा। और ये वाला जो पार्ट है माइनस कॉस 2 ओमेगा टी इंटीग्रेशन में रह जाएगा। अब इसको जो थोड़ा सा और हम जो है सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो हम देखेंगे कि जो वैल्यू है आपकी पी एवरेज इंटू टी इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट 1 का यहाँ पे इंटीग्रेशन टी हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो यहाँ पे होगा कॉस फाई डिवाइडेड बाई 2। कॉस फाई डिवाइडेड बाई 2 इन दोनों में मल्टीप्लाई है, केवल दोनों में मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे हम एक छोटा सा ब्रैकेट लगा दे रहे हैं। इस 1 का इंटीग्रेशन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो कैपिटल टी बन जाएगा। अब इस चीज़ का इंटीग्रेशन अभी हमें बचा है, तो माइनस 0 टू टी कॉस 2 ओमेगा टी इंटू डी टी। ये वाला इतना जो है एक पार्ट हो गया। उसके बाद प्लस साइन फाई डिवाइडेड बाई 2 इंटीग्रेशन 0 टू टी साइन 2 ओमेगा टी इंटू
dt। अब यहाँ पे आपका जो ये ब्रैकेट है बड़ा वाला ये क्लोज हो रहा है। अब ये चीज़ें हमने यहाँ पे इनको इंटीग्रेट क्यों नहीं किया है, 1 को तो इंटीग्रेट कर दिया, ये क्यों नहीं किया है कि हम देखेंगे कि इस क्वांटिटी की वैल्यू होती है 0 और इस क्वांटिटी की वैल्यू होती है 0। क्यों होती है 0 वो हम अभी देखेंगे। देखना यहाँ पे 0 to t sin 2 ओमेगा t इंटू dt इज इक्वल टू 0 to t cos 2 ओमेगा t dt, इनकी वैल्यू होती है 0। इस चीज़ को समझाने के लिए ग्राफिकल मेथड को यूज करना पड़ेगा। हमने देखा है, आपको मैं बता रहा हूँ कि इधर मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा सा, कि जो साइन का कर्व होता है वो 0 से स्टार्ट होता है और कॉस का जो कर्व होता है वो 0 पे मैक्सिमम होता है। कॉस 0 की वैल्यू मैक्सिमम, यानी जहाँ पे इसका मैक्सिमम है वहाँ पे इसका 0 आता है, जहाँ पे इसका मिनिमम है वहाँ पे इसका 0 आता है। अब उसके बाद जब ये यहाँ पे 0 है तो इसकी वैल्यू कैसी आनी चाहिए, मैक्सिमम आएगी, ऐसे यहाँ पे। तो कॉस का जो कर्व है ये ऐसे चलता है, ये ऐसे चलता है। ये आपकी क्वार्टर साइकिल, ये क्वार्टर साइकिल और ये क्वार्टर साइकिल, 3 क्वार्टर और 1 क्वार्टर यहाँ पे होगी, जहाँ पे 0 वहाँ पे मैक्सिमम। तो ये एक साइकिल है, 1 क्वार्टर 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर एंड हाफ क्वार्टर, 4 क्वार्टर एंड 4 क्वार्टर इज इक्वल टू 1 साइकिल। तो आप जब इंटीग्रेट कर रहे हैं तो एक साइकिल में पहले जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये 0 और ये पाई और ये क्या होता है 2 पाई। ये भी 0 से लेकर के और यहाँ तक क्या होगा 2 पाई। अब देखना इस पूरे साइकिल में जितना ये है उतना ही ये है, तो पूरा एवरेज वैल्यू क्या होगी 0। जितना ये है और ये दोनों मिलके हाफ बन रहा है और उतना ही ये नेगेटिव में है, तो ये दोनों मिलके क्या बनेंगे 0। यानी एक फुल साइकिल में अगर हम बात करें तो ये एवरेज वैल्यू क्या आती है 0, साइन और कॉस की वैल्यू आती है 0। लेकिन यहाँ पे देखा क्या ये 2 पाई ही है। अगर एक साइकिल में 0 है तो नेक्स्ट जो साइकिल स्टार्ट होगी फुल साइकिल उसमें भी 0, इसमें भी नेक्स्ट जो साइकिल कंप्लीट करेगी उसमें भी वैल्यू 0। इसका मतलब ये है अगर यहाँ पे वैल्यू हम रखते हैं तो ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई बाई टी, तो 2 और इंटू 2 पाई बाई टी, और 0 से t जब हम टाइम ले रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा t से t कटा तो 2 2 जा 4 पाई, यानी 2 साइकिल की बात हो रही है। एक साइकिल में 2 पाई और 2 साइकिल में 4 पाई, तो 4 पाई में 2 साइकिल हो रहा है तो एवरेज वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो सिमिलरली cos 2 ओमेगा टी डी टी एंड sin 2 ओमेगा डी टी की वैल्यू क्या होती है 0। अब जब ये वैल्यू 0 होती है तो हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या करेंगे, इनको इस एक्सप्रेशन से बाहर कर देंगे। अब हमारे पास क्या क्या बच गया, केवल ये टर्म बच गए, cos 5 बाई 2 इंटू टी मल्टीप्लाई होगा और वही इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखते हैं क्या पार्ट बचते हैं। तो P एवरेज इंटू टी इज इक्वल टू E नॉट I नॉट, और इस 2 को इधर कर लेते हैं हम, 2 cos 5 इंटू टी। क्या इस t से ये t कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। तो बचा कितना, अब इस 2 को हम √2 2 बार लिख सकते हैं। तो P एवरेज इज इक्वल टू E नॉट डिवाइडेड बाई √2 I नॉट डिवाइडेड बाई √2 इंटू cos 5। E नॉट बाई √2 RMS वैल्यू, I नॉट बाई √2 RMS वैल्यू। तो अब हम इसको और क्या लिख सकते हैं, ERMS इंटू IRMS इंटू cos 5। तो एवरेज वैल्यू ऑफ करेंट, एवरेज वैल्यू ऑफ पावर
इज इक्वल टू ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। ये आपका जनरल एक्सप्रेशन है, ये आपका जनरल एक्सप्रेशन है पावर का, ये हर सर्किट के लिए वैलिड है। अब यहाँ पे जो कॉस फाई है ये क्या है, इसको बोलते हैं पावर फैक्टर, इसको हम बोलते हैं पावर फैक्टर। अब ये कैसे हर साइकिल के लिए सर्किट के लिए वैलिड है वो हम देखते हैं कि हम लोगों ने जब डिफरेंट टाइप्स के एसी सर्किट्स जब पढ़ रहे थे तो 6 तरह के एसी सर्किट्स पढ़े हैं। जब सर्किट में केवल रेजिस्टेंस होगा तो उस टाइम पे आप tan फाई का जो एंगल निकालते हैं और cos फाई का वहीं से हम फेजर डायग्राम से निकालते हैं, तो रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज है और जो करंट है वो दोनों क्या है, सेम फेज में है, यानी जिस रास्ते पे करंट जा रहा है उसी रास्ते पे वोल्टेज जा रहा है। तो एंगल कितना हो गया 0 और cos 0 की वैल्यू होती है 1, और जब cos 0 की वैल्यू 1 है तो एवरेज पावर की वैल्यू आएगी मैक्सिमम। तो रेजिस्टेंस के केस में जो एवरेज पावर है मैक्सिमम होता है। अब हम इंडक्टर की बात करते हैं अगर, तो इंडक्टर के केस में देखा कि जो वोल्टेज है उससे करंट 90 डिग्री लैग कर रहा है, वोल्टेज से करंट 90 डिग्री इंडक्टर में लैग करता है। तो वोल्टेज और करंट के बीच में ये करंट है अगर और ये वोल्टेज है तो 90 डिग्री करंट पीछे है, तो एंगल कितना है, फाई की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री। अब यहाँ पे फाई की वैल्यू अगर 90 डिग्री हम रखते हैं तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, cos 90 की वैल्यू 0, इसका मतलब एवरेज पावर ही क्या हो जाएगा 0। इंडक्टर में कोई भी एवरेज पावर नहीं होता है। सिमिलरली आप कैपेसिटर में देखेंगे तो कैपेसिटर में भी जो फेज एंगल है वो 90 डिग्री है। क्यों कि कैपेसिटर में करंट 90 डिग्री लीड करता है और वोल्टेज 90 डिग्री लैग करता है। तो दोनों के बीच में अब ये करंट है और ये वोल्टेज है, तो इनके बीच में आपका क्या हो गया जो है कि 90 डिग्री का फेज एंगल बना। अब 90 डिग्री का फेज एंगल बना तो cos 90 की वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी 0। तो cos 90 की वैल्यू जब 0 हो गई तो आप देखेंगे कि ये पूरा पावर भी 0 हो गया। तो इस केस में 3 साइकिलों में तो हमने देख लिया कि पावर जो है एवरेज पावर आपकी यहाँ पे कैसे 0 हो रही है। चौथे और पांचवें और छठवें केस में हम देखेंगे कि cos फाई की जो वैल्यू होती है, cos फाई इज इक्वल टू होता है R/Z बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हमने जब फेजर डायग्राम पढ़ा था तो फेजर डायग्राम कुछ इस तरह से होता था। अगर मैं इंडक्टर के केस में ही बात करूं RL सर्किट की, तो RL सर्किट में आपका रेजिस्टेंस इधर होता है और इंडक्टिव रिएक्टेंस इधर होता है। इन दोनों का जो नेट होता है वही होता है इम्पीडेंस, इसको हम बोलते हैं Z, और ये भी एक्सल होता है, ये एक्सल है। तो यहाँ Z की वैल्यू क्या हो जा रही है और ये एंगल है फाई, तो Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट, तो R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। यहाँ पे एक्सेल क्या है, एक्सेल इज इक्वल टू हम जानते हैं ओमेगा इंटू एल होता है, एक्सेल इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एल। लेकिन हमारी मेन मकसद है cos फाई को निकालना। तो यहाँ cos फाई अगर निकालते हैं तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो cos फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस Z। तो cos फाई की जो वैल्यू होगी हर केस में R/Z होगी, और Z की वैल्यू हर अलग अलग सर्किट के लिए बदलती है। तो क्या Z की वैल्यू जब बदल रही है तो cos फाई की वैल्यू बदलेगी, cos फाई की वैल्यू बदलेगी तो एवरेज पावर की वैल्यू बदलेगी या नहीं बदलेगी, बिल्कुल बदलेगी। तो अगर इसको दूसरे फॉर्म में अगर लिखें तो हम जानते हैं कि जो वोल्टेज होता है V इज इक्वल टू I इंटू R, लेकिन यहाँ पे ओम्स लॉ हम लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो कॉमन जो सर्किट है, कॉमन सर्किट में हम रेजिस्टेंस यूज नहीं करते हैं। कॉमन सर्किट में क्या यूज करते हैं, जहाँ पे इंडक्टर भी जुड़ा है, कैपेसिटर भी जुड़ा है, रेजिस्टेंस भी जुड़ा है, तो वहाँ पे हम बात करते हैं इम्पीडेंस की। इम्पीडेंस वो रेजिस्टेंस है जो उस सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस है, यानी सर्किट के ओवरऑल रेजिस्टेंस को हम बोलते क्या है, इम्पीडेंस। तो यहाँ पे हम वोल्टेज को अगर E से डिनोट कर दें और करंट को RMS वैल्यू से डिनोट कर दें, RMS वैल्यू, तो ये भी RMS वैल्यू हो जाएगा, RMS वैल्यू।
तो रेजिस्टेंस की जगह पे हम क्या यूज कर लेंगे, जेड। अब जब इस चीज़ को हम यहाँ पुट करते हैं तो आपके आर एम एस इंटू जेड, तो आर एम एस क्या हो जाएगा, आर एम एस का स्क्वायर, आई आर एम एस का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये करंट बनेगा आई आर एम एस स्क्वायर और इंटू आपका जेड बच जाएगा जेड और इंटू कॉस फाइव। यानी एवरेज पावर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एवरेज पावर को ऐसे भी लिख सकते हैं। और जब हमारे पास केवल करंट दिया हो और इम्पीडेंस हम निकाल लें तो कॉस फाई की वैल्यू ये लगा करके हम एवरेज पावर ऐसा लिख सकते हैं। अगर आपके पास आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज दिया है, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट दिया है, कॉस फाई निकालने का टेक्निक होता है, वो अलग अलग फेजर डायग्राम के हिसाब से हम लोग निकालते हैं। इसमें अगर हम केसेस की बात करें तो केसेस अभी आप देखेंगे कि स्पेशल केसेस की बात करें तो स्पेशल केसेस की अगर बात करते हैं तो स्पेशल केसेस में सबसे पहले जब सर्किट में केवल रेजिस्टेंस हो, सर्किट में केवल रेजिस्टेंस हो जब इस तरह से, तो आपको पता है कि रेजिस्टेंस के केस में वोल्टेज और करंट में कोई भी फेज एंगल नहीं होता है, सेम फेज में होते हैं। तो रेजिस्टेंस के केस में आपका फाई कितना हो जाएगा, जीरो, और कॉस फाई की वैल्यू होती है, कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पे एवरेज पावर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम। रेजिस्टेंस के केस में जो एवरेज पावर है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और आपके यहाँ से अगर वैल्यू पुट करते हैं इनमें तो क्या बन जाएगा आपका ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस। केस नंबर 2 की बात करते हैं, जब केवल सर्किट में इंडक्टर हो, सर्किट में केवल इंडक्टर हो तो इंडक्टर के केस में वोल्टेज और करंट के बीच में जो फेज एंगल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री, क्योंकि करंट इसमें लैग करता है 90 डिग्री वोल्टेज से। तो फाई की वैल्यू कितनी हो गई, 90 डिग्री। और कॉस 90 की वैल्यू हम जैसे रखेंगे तो क्या आएगा, जीरो। और जैसे जीरो आएगा तो पूरे टर्म को क्या कर देगा, जीरो। तो एवरेज पावर की वैल्यू हो जाएगी जीरो। अब इसको एक और नाम देते हैं, ऐसा सर्किट जिसमें करंट फ्लो कर रहा है और कोई भी पावर कंज्यूम नहीं कर रहा है, उस सर्किट को बोलते हैं, और उसमें जो करंट फ्लो होता है उसको बोलते हैं वाटलेस करंट। क्या बोलते हैं, वाटलेस करंट। तो इंडक्टर में जो करंट फ्लो करेगा वो वाटलेस करंट है, क्योंकि उससे कोई भी पावर कंज्यूम नहीं हो रहा है, कोई पावर एसोसिएटेड ही नहीं कर रहा है। दूसरा, अगर हम कैपेसिटर में भी बात करें, तीसरा कि सर्किट में केवल कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर है तो इस केस में भी देखा है कि कैपेसिटर के केस में जो वोल्टेज है वो लैग करता है और करंट 90 डिग्री लीड करता है। तो फेज एंगल कितना हो गया, फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। फेज एंगल 90 डिग्री हो गया तो फिर से cos 90 की वैल्यू जीरो, फिर से पावर कितना हो जाएगा, जीरो। एवरेज पावर कितना आ जाएगा, जीरो। तो इसमें भी जो करंट फ्लो करेगा वो वाटलेस करंट होगा। 3 केसेस यहाँ पे हो गए। बाकी जो आपका चौथा, पांचवा एंड छठा जो केस है उसमें जो cos फाई की वैल्यू होती है वो होती है R/Z। हमने पिछले लेक्चर में ये इम्पीडेंस कैसे निकालते हैं बाय द हेल्प ऑफ फेजर डायग्राम, ये सारा चीज़ बताया हुआ है। अगर इंडक्टर और रेजिस्टेंस जुड़े हैं तो इम्पीडेंस निकलता है स्क्वायर रूट ऑफ R² प्लस XL²। यहाँ पे जैसा कि हमने बताया है, अगर कैपेसिटेंस जुड़ा है तो R² प्लस XC² हो जाएगा, और XC क्या होता है, 1/ωc। उनका स्क्वायर करेंगे तो वहाँ से Z आ जाएगा। तो इस 4, 5 और 6 केस में Z की वैल्यू पे डिपेंड करता है। अगर हम cos फाई की वैल्यू डायरेक्ट R/Z रख दें तो हमारे पास इस इक्वेशन में क्या बन जाएगा, एवरेज पावर P एवरेज इज इक्वल टू ERMS इंटू IRMS, और cos फाई की जगह पर हम क्या रख देंगे, R/Z। Z यहाँ पे वेरिएबल है हर सर्किट के लिए, Z की वैल्यू चेंज, एवरेज पावर की वैल्यू चेंज। तो ये तो पावर से रिलेटेड था कि किसी भी सर्किट में, अल्टरनेटिंग सर्किट में, अगर नंबर ऑफ पैरामीटर्स
लाइक रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटेंस अगर जुड़े हैं तो उसमें एवरेज पावर हम कैसे कैसे निकालेंगे, ये इस तरह का केसेस था। अब इसके बाद जो है कि आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है ट्रांसफार्मर, जिसमें आप यहाँ पे हमें अभी वाटलेस करंट के बारे में दोबारा अलग से बताने की कोई ज़रूरी मैं नहीं समझ रहा हूँ, क्योंकि मैं पिछले लेक्चर में भी एक बार बताया था और यहाँ पे भी बताया हूँ कि एवरेज पावर जहाँ पे भी जीरो हो रहा है उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो वाटलेस करंट होता है। और ये दो ही केस हैं, एक इंडक्टर है और एक कैपेसिटर है, क्योंकि इनके बीच में फेज एंगल क्या होता है 90 डिग्री, और जो है कि तो उसमें 90 डिग्री की वजह से वो जीरो हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ट्रांसफार्मर, और ट्रांसफार्मर आपका बहुत जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये हर साल इससे क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो हाँ, ट्रांसफार्मर से आपके हर साल क्वेश्चन आते हैं। अब बात यार ये ट्रांसफार्मर होता क्या है, ट्रांसफार्मर होता क्या है, इसके नाम से ही पता चल रहा है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का मतलब होता है कि चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। आप वोल्टेज के केस में बात कर सकते हैं, आप एनर्जी के टर्म में बात कर सकते हैं कि एक ऐसा डिवाइस जो एक इनपुट को एक आउटपुट में ट्रांसफॉर्म कर रही है। अच्छा, अब ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। ट्रांसफार्मर क्या है? एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। इसका यूज क्या होता है? इसका यूज ये है कि ये जो वोल्टेज को या तो इंक्रीज कर देता है या तो डिक्रीज कर देता है। तो आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है जो वोल्टेज को इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस, ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस which is used to increase or decrease alternating voltage. Transformer is a device which is used to increase or decrease alternating voltage. ये वोल्टेज को या तो इंक्रीज कर देगा और या तो डिक्रीज कर देगा। अब इस इंक्रीज और डिक्रीज के बेसिस पे जो ट्रांसफार्मर होता है वो दो तरह का होता है। अगर टाइप्स की बात करते हैं तो टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। There are two types of transformer। दो तरह के ट्रांसफार्मर कौन कौन से होते हैं? एक ट्रांसफार्मर होता है जिसका नाम होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। दूसरा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो दो तरह के ट्रांसफार्मर हैं। स्टेप अप का काम क्या होता है कि जो इनपुट वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज उसको इंक्रीज कर देगा एज ए आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज में जब जाएगा तो वो वोल्टेज क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो वोल्टेज को क्या करता है? ये आउटपुट वोल्टेज को इंक्रीज कर देता है। स्टेप डाउन का मतलब है कि जो इनपुट वोल्टेज है वो ज़्यादा है, जो इनपुट वोल्टेज है वो ज़्यादा है और जो आउटपुट वोल्टेज है वो कम है। अब आप देखेंगे कि जितने भी रोड पे ट्रांसफार्मर आपको पोल्स पे दिखेंगे वहाँ पे 11 kVA की लाइन आती है।
जितने भी ट्रांसफार्मर लगे हैं वो सब 11 kVA की लाइन होती है, या बहुत बड़ी जो लाइन है ट्रांसमिशन लाइन वो 33 kVA की होती है। तो जो इनपुट है वो डायरेक्ट जो है कहीं यूज के लिए नहीं जाता है, वो कहाँ पे जाता है, डायरेक्ट ट्रांसफार्मर में जाता है। अगर 33 kVA की ट्रांसमिशन लाइन है तो वहाँ पे सबसे पहले वो जाएगा एक ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर क्या करता है कि उस 33 kVA की इनपुट जो लाइन है उसको 11 kVA में क्या करेगा, वो चेंज कर देगा। 11 kVA में क्या करेगा, चेंज कर देगा। तो 33 से जो वोल्टेज है आउटपुट वोल्टेज वो 11 kVA हो गया। तो वोल्टेज क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। वोल्टेज रिड्यूस हुआ तो इसको बोलेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। फिर से जब 11 kVA की जो लाइन आ रही है वो अपने शहर तक आ रही है, अपने शहर में जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, हर जगह लगा होता है चौराहे चौराहे पे, वो काम क्या करता है कि जो 11 kVA की जो लाइट आ रही है, जो सप्लाई आ रही है, उसको रिड्यूस करके 200 से 400 वोल्टेज के बीच में करता है, ताकि वो जो आपके वोल्टेज हैं, आउटपुट वोल्टेज, वो आपको घरों के लिए आप यूज में कर सकें। तो हम लोगों के जो घरों में जो सप्लाई आ रही है इसकी 220 वोल्ट के आसपास सप्लाई होती है। तो हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है फिर से एक बार क्या हुआ, रिड्यूस हुआ, कम हुआ। तो वो ऐसे जो ट्रांसफार्मर हैं उनको क्या बोलते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब स्टेप अप ट्रांसफार्मर कौन से होते हैं, जब बहुत 2-4 साल पहले की बात बता रहा हूँ कि जब आप घरों में टीवी यूज करते थे, एसी यूज करते थे या फ्रिज यूज करते थे, तो होता क्या था वोल्टेज का जो आना होता था वो वोल्टेज की सप्लाई बहुत कम आती थी। तो हम लोग एक डिवाइस यूज करते थे, उसका नाम होता था स्टेपलाइजर। स्टेपलाइजर सभी ने देखा होगा। स्टेपलाइजर का काम क्या होता है, जैसे वोल्टेज कम हुआ, टीवी नहीं चली, उसका 2 बार ऐसे चटका दिए, उसका जो है कि रेगुलेटर घुमा दिए, वो क्या करता था, वोल्टेज को मेंटेन कर देता था। इनपुट में आपका भले 160 आ रही है, लेकिन आउटपुट में टीवी को और जो है आपके फ्रिज को वो कितना देगा, 220 वोल्ट देगा। तो वो क्या काम कर रहा है, पावर को अप कर रहा है। जैसे पावर को अप किया तो उसका नाम दिया गया स्टेप अप ट्रांसफार्मर। दूसरी चीज, आप ट्रांसफार्मर जैसे भी चौराहे पे देखे होंगे, सभी ने देखा होगा, उसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है, कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है। ऐसा नहीं है उसमें गियर चल रहे हैं और उसमें जो है कि कुछ और मैकेनिज्म चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है उसमें। तो आप यहाँ पे देखते हैं कि देयर इज नो मूविंग पार्ट, देयर इज नो मूविंग पार्ट्स इन ट्रांसफार्मर। अगर ट्रांसफार्मर में कोई भी मूविंग पार्ट नहीं है तो क्या इसमें मैकेनिकल लॉसेस होंगे? अगर ट्रांसफार्मर में मूविंग पार्ट ही नहीं है तो क्या इसमें मैकेनिकल लॉसेस होंगे या नहीं? नहीं होंगे, क्योंकि मैकेनिकल लॉस वहीं होता है जहाँ पे मूविंग पार्ट होते हैं। जैसे मान लो 2 गियर एक दूसरे से मेस हैं और ये दोनों जो है चल रहे हैं, तो उनमें फ्रिक्शन क्रिएट होता है। फ्रिक्शन क्रिएट होता है तो लॉसेस होते हैं। जैसे रोड पे गाड़ी चल रही है तो वो मूव कर रही है, मैकेनिकली मूव कर रही है, तो उसके टायर और रोड के बीच में आपके फ्रिक्शन आते हैं, जिसके वजह से लॉसेस होते हैं। तो जितने भी मूविंग पार्ट हैं उनमें केवल मैकेनिकल लॉसेस होते हैं। यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी मैकेनिकल लॉस नहीं है। लॉसेस के बारे में अभी हम लास्ट में इसमें डिस्कस करेंगे। अब बात ये करते हैं कि ये ट्रांसफार्मर तो हमने देख लिया कि ट्रांसफार्मर का काम होता है कि वोल्टेज को अप करना या वोल्टेज को लो करना। अगर अप कर रहा है तो स्टेप अप, और डाउन कर रहा है तो स्टेप डाउन। अब ये जो ट्रांसफार्मर है किस प्रिंसिपल पे काम करता है? ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो प्रिंसिपल की अगर बात करें तो ये म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें होता क्या है कि जब भी किसी कॉइल में करंट आया तो उस करंट के वजह से आपका मैग्नेटिक
फील्ड बना, मैग्नेटिक फ्लक्स बना, और उस मैग्नेटिक फ्लक्स से जब दूसरा कोई आसपास में कॉइल है तो वो लिंक होता है। उस लिंक होने के वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, अब चेंज कैसे हो रहा है, क्योंकि जो अल्टरनेटिंग करंट आ रहा है इसकी हर हाफ साइकिल में डायरेक्शन ही चेंज होता है। जब डायरेक्शन चेंज होगा तो फ्लक्स, रेट ऑफ फ्लक्स बार बार चेंज होगा, और जब भी रेट ऑफ फ्लक्स चेंज हुआ तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ उन्होंने क्या बताया कि जो दूसरा कॉइल है उसमें जो इंड्यूस्ड जो लिंक हो रहा है फ्लक्स, उसके वजह से एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाएगा और एक इंड्यूस्ड करंट हो जाएगा। तो इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाता है। तो ट्रांसफार्मर में कोई भी लिंकेज नहीं है, डायरेक्ट लिंकअप नहीं है कि ये कॉइल इस कॉइल से जुड़ा हुआ, कोई लिंकेज नहीं है, केवल फ्लक्स लिंक होती है एक कॉइल से दूसरे कॉइल में। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो है म्यूचुअल इंडक्शन। अब यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर होता है इसको हम जो है कैसे, अगर हम बात करें तो कैसे हम बनाएंगे, तो आप देखेंगे कि जो ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन है कुछ ऐसा होता है। ये आपका कोर है, इतना बड़ा हम बार बार नहीं बनाएंगे, एक बार बना दे रहे हैं ताकि जो है कि चीज़ें समझ में आ जाए। ये कोर है, इस कोर पे जो है कि वाइंडिंग होती हैं, इस कोर पे जो कॉइल्स होते हैं वो वाउंड किए जाते हैं। अब यहाँ पे एसी इनपुट है, ये इनपुट है, यहाँ पे आपके एसी सोर्स है, एसी सोर्स का इनपुट हो रहा है, तो ये जो है इनपुट साइड है। अब यहाँ पे जो है आपके जो कॉइल है, ये बाइंडिंग हुई है। इसके बाद अब यहाँ पे आउटपुट जो है कि यहाँ पे लोड देंगे, यहाँ पे आप लोड देंगे, ये लोड है, तो ये लोड जो है आउटपुट साइड है। जैसे एसी इनपुट आया 11 kV है, आउटपुट हमें कितना मिलेगा 220 वोल्ट। अब यहाँ पे जो वाइंडिंग है वो इस तरह से इस पे की गई है। अब जब ये इसमें करंट आएगा, जब इसमें करंट आएगा उस करंट के वजह से इसमें फ्लक्स बनेंगे, वो फ्लक्स इसके साथ लिंक होंगे। देखिए कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, तो जो आपके फ्लक्स है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट का डायरेक्शन जो है लगातार बदलता है, तो देखना इस तरह से फ्लक्स क्या करेगा, इसमें लिंक होगा, और जैसे फ्लक्स लिंक होगा तो इसमें एक करंट और एक वोल्टेज इंड्यूस्ड हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। फैराडे ने क्या बताया था कि फैराडे ने ये बताए थे कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो होता है -N/dφ/dt। तो इतना ईएमएफ यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन है। ये जो है पूरा कोर है आपका, ये जो है प्राइमरी वाइंडिंग है, ये आपका प्राइमरी वाइंडिंग है, और ये आपका सेकेंडरी वाइंडिंग है। इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी वाइंडिंग। हमने ये माना कि इस प्राइमरी वाइंडिंग में जो करंट है वो IP फ्लो हो रहा है, और सेकेंडरी वाइंडिंग में जो करंट है वो IS फ्लो हो रहा है। प्राइमरी वाइंडिंग में जैसे जब यहाँ से फ्लक्स इससे लिंक होगा तो इसमें तो इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस होगा। इंड्यूस EMF को हमने यहाँ पे मान लिया ES, और इंड्यूस करंट को मान लिया IS। जैसे इसमें इंड्यूस EMF प्रोड्यूस होगा तो इसमें एक बैक EMF भी प्रोड्यूस होगा। प्राइमरी कॉइल में एक बैक EMF भी प्रोड्यूस होगा, तो इसको हमने नाम दे दिया EP। तो ये तो इसका कंस्ट्रक्शन था। किस चीज़ को हम किससे डिनोट कर रहे हैं एक बार मैं और समझा दे रहा हूँ
P क्या डिनोट कर रहा है? प्राइमरी वाइंडिंग को। S क्या डिनोट कर रहा है? सेकेंडरी वाइंडिंग को। NP डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग। यहाँ पे NS जो है सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए यूज हो रहा है। IP इस प्राइमरी वाइंडिंग में करंट कितना है। EP इस प्राइमरी वाइंडिंग में बैक EMF कितना प्रोड्यूस हो रहा है। IS सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट है। ES सेकेंडरी वाइंडिंग में इंड्यूस्ड वोल्टेज है। और जो ये भी हम यहाँ दिखा सकते हैं कि जो यहाँ पे फ्लक्स है प्रोड्यूस हो रहा है और इसके साथ लिंक हो रहा है। तो ये तो इसका कंस्ट्रक्शन था। अब हम ये बात करते हैं कि इसमें जो ये सारे टर्म्स हैं प्राइमरी वाले पैरामीटर, वो सेकेंडरी वाले पैरामीटर से कैसे मतलब रिलेट कर रहे हैं, क्या इनका एक्सप्रेशन है जिससे कि ये रिलेट करेंगे। हम ये जानते हैं जैसे प्राइमरी वाइंडिंग में आपका इनपुट करंट आया, इनपुट वोल्टेज आया, तुरंत इसमें फ्लक्स जनरेट हो जाएंगे। वो फ्लक्स तुरंत इसके साथ लिंक होंगे क्योंकि इसके पास कॉइल है पास में। तो दो कॉइल जब पास में होते हैं और इनके वजह से जो फ्लक्स ट्रांसफर होता है लिंकअप के वजह से, ये होता है म्यूचुअल। म्यूचुअल का मतलब एक दूसरे के बीच में। अगर सेल्फ एक ही कॉइल के बारे में बात करते तो वहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस आता था, यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस आता है, M से यूज करते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ ने क्या बताया था, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ उन्होंने बताया था कि जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें जो इंड्यूस्ड EMF है वो कितना प्रोड्यूस होगा। तो उन्होंने फार्मूला पहले ही बता दिया था कि -N/d∅/dt। अब सेकेंडरी कॉइल में बात हो रहा है तो सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स पे चीज़ें डिपेंड करेगी। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। यानी ये क्या है, इंड्यूस्ड EMF इन सेकेंडरी कॉइल। अब बैक EMF की बात करें प्राइमरी कॉइल में कितना होगा, बैक EMF इन प्राइमरी कॉइल, P यहाँ पे डिनोट कर रहा है आपका प्राइमरी कॉइल। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, EP इज इक्वल टू -NP/d∅/dt, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे हम छोटा सा एक एजम्पशंस लेंगे। इफ RP है क्या, रेजिस्टेंस इन प्राइमरी कॉइल। आपको पता है जो कॉइल्स होते हैं वो कंडक्टिंग मटेरियल होता है, कॉपर होते हैं। तो उस कॉपर का जो है कि रेजिस्टेंस प्राइमरी कॉइल में अगर निग्लेजिबल है, अगर RP रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग इज नेग्लेजिबल, तो जब नेग्लेजिबल है तो कोई भी पावर लॉस होगा ही नहीं भाई। रेजिस्टेंस में पावर लॉस होता है, इंडक्टर में और कैपेसिटर में तो पावर लॉस ही नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस 0 है तो कोई पावर लॉस नहीं होगा। तो जब पावर लॉस नहीं होगा तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि जो E प्राइमरी है वो V प्राइमरी के बराबर हो जाएगा, एंड EMF जो सेकेंडरी है वो जो है सेकेंडरी वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो दोनों वैल्यूज हैं EP एंड ES की, जब इसमें हम रखते हैं तो क्या बनता है, ES के जगह पे हम क्या रख देंगे, VS। तो VS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -N/d∅/dt। इस S को अगर इधर लाते हैं तो क्या बनेगा, ये VS डिवाइडेड बाई NS इज इक्वल टू -d∅/dt। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मानते हैं। फिर से जब यहाँ पे अगर EP के जगह पे हम क्या रख देंगे, VP,
तो क्या बनेगा इक्वेशन, एंड Vp इज इक्वल टू माइनस NP d∅/dt। जब ये NP को इधर लाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, Vp/NP इज इक्वल टू माइनस d∅/dt। इस इक्वेशन को हम क्या मानेंगे, 4। अब इक्वेशन 3 एंड 4 में देखें, जब इसका राइट पार्ट और इसका राइट पार्ट दोनों बराबर हैं तो क्या लेफ्ट पार्ट आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 VS इसको ऊपर लिखते हैं तो देखेंगे कि VS अपॉन NS इज इक्वल टू Vp/NP। अगर इस Vp को इधर लाए तो NS क्या करेगा, ऊपर चला जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि VS/Vp इज इक्वल टू NS/NP। इस इक्वेशन को हम यहाँ पे ऐसे रख लेते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन को हम ऐसे ये मान लेते हैं। अब दूसरी चीज़ हम ये देखेंगे, अभी हमने बताया कि Rp जब निग्लेजिबल है तो कोई लॉस ही नहीं होगा, और जब लॉस नहीं होगा तो जितना इनपुट पावर है उतना ही आउटपुट पावर होगा या नहीं, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे देखेंगे इनिशियल इनपुट जो पावर है वो आपके आउटपुट पावर के बराबर होगा। इनपुट पावर आप क्या लिख सकते हैं, V इंटू आई। तो इनपुट पावर जो है प्राइमरी में है तो प्राइमरी में Vp लिख सकते हैं इंटू IP लिख सकते हैं। आउटपुट पावर सेकेंडरी में हो रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं VS इंटू IS। यहाँ से अगर VS/Vp की वैल्यू निकालें तो ये वैल्यू इधर जाएगी तो ये वैल्यू इधर आएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं कि VS/Vp इज इक्वल टू, ये इधर गया तो ये इधर आ जाएगा, IP/IS। ये दोनों इक्वेशन आप देखेंगे A एंड B, इसको हम मानते हैं B। आप देखें कि VS/Vp NS/NP के बराबर है और VS/Vp IP/IS के भी बराबर है। तो क्या इसके साथ हम IP/IS भी और लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो फ्रॉम A एंड B हम क्या लिख सकते हैं कि VS/Vp इज इक्वल टू IP/IS इज इक्वल टू है NS/NP। ये बहुत ही जो है कि अच्छा सा जो है एक रिलेशन है, एक्सप्रेशन है, जिससे हम दो इक्वेशंस बना सकते हैं। देखिए, जब इन दोनों को यूज करेंगे तो एक इक्वेशन बन जाएगा, इन दोनों को यूज करेंगे तो एक इक्वेशन बनेगा। अभी हम क्या करते हैं, इन दोनों को यूज करते हैं। जैसे आप ये मान लो इस इक्वेशन को यूज कर रहे हैं, तो फ्रॉम ए VS, अगर हमें सेकेंडरी वाइंडिंग में आउटपुट वोल्टेज निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इस चीज़ का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा NS/NP इंटू Vp। इससे हम क्या निकाल लेंगे कि सेकेंडरी जो कॉइल है उसमें कितना आउटपुट वोल्टेज आ रहा है। तो हमें क्या चाहिए, केवल नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी वाइंडिंग, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग और इनपुट वोल्टेज। Vp क्या है, इनपुट वोल्टेज।
तो ये आप देखेंगे, इसको इक्वेशन नंबर हम मान ले रहे हैं सी। अब जब हम इन दोनों को यूज कर रहे हैं, इन दोनों को जब यूज कर रहे हैं तो IS की वैल्यू ऊपर जाएगी तो NS नीचे आएगा और NP ऊपर जाएगा। तो फ्रॉम, इस इक्वेशन से हम बात करते हैं, फ्रॉम B, यहाँ पे IS की वैल्यू चाहिए तो IS को हम इधर लाएंगे, IS इज इक्वल टू VP ऊपर जाएगा। अब VP की नहीं, हम इसके टर्म में नंबर ऑफ टन्स के उसमें निकालना चाह रहे हैं। तो फ्रॉम, यहाँ पे हम देखेंगे इसको, इक्वेशंस को हम जो है कि कुछ नाम दे दें, स्टार मार्क। तो फ्रॉम स्टार तो देखें कि इन दोनों को जब यूज करेंगे तो IS इधर जाएगा, NP इधर आएगा, NS नीचे आएगा। तो ये हो जाएगा NP डिवाइडेड बाई NS टाइम्स IP। तो आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कि सेकेंडरी कॉइल में जो करंट है उसको निकालने के लिए हमें प्राइमरी कॉइल का करंट चाहिए और नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एक और हम देखेंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि जो है इनपुट वोल्टेज आ रहा है ट्रांसफार्मर में, जैसे AC 11 kV आ रहा है तो वोल्टेज तो बहुत ज़्यादा है, तो क्या करंट भी उसके साथ बहुत ज़्यादा हाई फाई आ रहा होगा? ये सोचने वाली बातें हैं। दूसरा, जब आउटपुट में 220 वोल्ट ही मिल रहा है हमें, तो क्या करंट भी बहुत ज़्यादा लो मिल रहा होगा? इस चीज़ को हम यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहे हैं। देखना आप, जब सेकेंडरी कॉइल की बात करें, यहाँ पे आप देखना स्टेप अप की बात कब करते हैं कि जी नंबर ऑफ जो टर्न्स हैं सेकेंडरी कॉइल में वो इज ग्रेटर देन होगा नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स अगर ज़्यादा है तो स्टेप अप कर देगा, जो भी फ्लक्स है उसको यहाँ पे वोल्टेज जो है आपका इंक्रीज कर देगा। इसमें स्टेप डाउन में नंबर ऑफ टर्न्स जो सेकेंडरी कॉइल में है वो क्या होगा? नहीं, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल लेस देन होगा नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स तो ज़्यादा है क्योंकि उसको 11,000 वोल्टेज को झेलना है, 11,000 वोल्टेज को उसको रोकना है, और सेकेंडरी कॉइल में हमें वोल्टेज कम चाहिए, तो इसलिए सेकेंडरी कॉइल में जो कॉइल है वो कम है। अब दूसरी चीज़ देखना, ये तो दोनों चीज़ें हम देख लिए। अपने घरों में जो सप्लाई आती है वो कौन सा होता है? ये वाला होता है, ये वाला स्टेप डाउन होता है। तो वहाँ पे स्टेप डाउन में सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स क्या होते हैं? कम होते हैं। अब यहाँ पे देखो, जब सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज की बात करते हैं तो नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल में कम और नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल ज़्यादा। तो कम अपन ज़्यादा, ये रेशियो कितना आएगा? 1 से कम, 1 से कम आएगा। जब 1 से कम आएगा तो जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल जो ये फैक्टर्स है वो आपका VP से क्या आएगा? कम आएगा। VP क्या है? इनपुट वोल्टेज। अगर ये 100 है और ये क्वांटिटी 0.5 आ रही है तो VS सेकेंडरी में 50 ही तो रह गया, तो वोल्टेज डाउन हुआ। वोल्टेज डाउन होने का मतलब स्टेप डाउन। लेकिन सेम टाइम पे करंट की बात देख लो, करंट NP अपॉन NS, NP उसमें ज़्यादा है स्टेप डाउन में और NS कम है, तो ज़्यादा अपन कम का रेशियो जो होता है वो 1 से ज़्यादा आता है, तो करंट की वैल्यू 1 से क्या हो गई? ज़्यादा। तो आप ध्यान रखना, स्टेप डाउन में वोल्टेज कम होता है, करंट की वैल्यू बढ़ जाती है। वोल्टेज तो डाउन होता है लेकिन करंट की वैल्यू बढ़ जाती है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो करंट वोल्टेज होता है वो तो बढ़ जाता है लेकिन करंट की वैल्यू घट जाती है। क्यों हो रहा है ऐसा? ये आप फार्मूला यहाँ पे देख रहे हैं। इसका एक और रीजन मैं बताऊं कि जो पावर है, पावर इज इक्वल टू आप जानते हैं V इंटू आई। पावर अगर सेम रखना है तो वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट क्या होगा? घटेगा। करंट बढ़ गया तो वोल्टेज क्या होगा?
क्योंकि एडजस्ट करना है सेम, और वो आप इन चीज़ों से भी देख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो ट्रांसफार्मर का आपका डेरिवेशनल पार्ट है, प्लस इसका कंस्ट्रक्शन है, इसका प्रिंसिपल है, और इसका ये स्टेटमेंट है। तो ट्रांसफार्मर में जितने ये डेरिवेशनल पार्ट हैं वो आपके कंप्लीट हैं। अब अभी हम लोगों ने जो भी एजम्पशंस यहाँ पे लिया है, किसी भी तरह का कोई भी लॉस यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। जब भी हम लॉस की बात, आपको पता है कि कोई भी चीज़ दुनिया में 100% नहीं है, भगवान को छोड़ के, गॉड को छोड़ के बाकी की हर चीज़ें आपकी परफेक्ट नहीं है। हर चीज़ों में कहीं ना कहीं लॉस है और कहीं ना कहीं उसमें आपकी कमियां हैं, जिसके वजह से वो 100% नहीं है, आइडियल नहीं मान सकते हैं। तो ट्रांसफार्मर भी हमारा कोई भगवान नहीं है, इसमें भी बहुत सारे लॉसेस होते हैं। जब भी अगर लॉस की बात आ गई, जब भी लॉस की बात आ गई, तो आउटपुट पावर कभी सेम मिल ही नहीं सकता इनपुट के बराबर। इनपुट जो पावर है वो आउटपुट में जाते जाते लॉस की वजह से कुछ कम होगा और आउटपुट में हमें वो पावर कम मिलेगा। जहाँ पे पावर हमें कम मिला या जहाँ पे एनर्जी हमें कम मिली, वहाँ पे एक नए टर्म्स का नाम आता है जिसको बोलते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होता है? एफिशिएंसी होता है रेशियो ऑफ आउटपुट अपॉन इनपुट। अगर परसेंटेज एफिशिएंसी अगर हमें निकालना है तो क्या होता है? आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100। तो अब हम यहाँ पे एफिशिएंसी की भी अगर यहीं पे चर्चा कर लें तो आप देखेंगे कि एफिशिएंसी जो होता है परसेंटेज एफिशिएंसी, ये होता है ईटा से डिनोट करते हैं, और ये होता है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इनटू 100। अभी यहाँ पे जो हम लोगों ने ये डेरिवेशन किया हुआ है, यहाँ पे ये माना हुआ है कि इनपुट पावर और आउटपुट पावर आपके दोनों बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? क्योंकि जो रजिस्टेंस है वो हमने निग्लेजिबल मान लिया है। बाकी के और भी अदर लॉसेस होते हैं इसमें, लेकिन उसको जो है कि हमने निगलेक्ट ही कर दिया है क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत कम होती है, एक तरह से आप मान सकते हैं। लेकिन रेजिस्टेंस लॉसेस जो होता है, कॉपर लॉस बोलते हैं जिसको, वो वैल्यू आपकी हमने उसको भी निग्लेजिबल मान लिया। तो अब ये फार्मूला तभी वैलिड है, एफिशिएंसी की बात तभी करेंगे जब उसमें लॉस इंक्लूड होंगे। जब तक लॉस नहीं होंगे तब तक जो है कि आउटपुट पावर जो है कि आपके 100% मिलेगी, और जब लॉस होंगे तो वो लॉस में कुछ खत्म हो जाएंगे। इनपुट हमें 100 मिला तो आउटपुट में आते आते 40 हो सकता है, 50 हो सकता है, 60 हो सकता है, 70 हो सकता है, 80 हो सकता है, 90 तक हो सकता है, लेकिन 100 नहीं होगा। तो एफिशिएंसी वहीं पे निकाली जाती है, आउटपुट अपॉन इनपुट। एफिशिएंसी आप डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज़ द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर। अगर परसेंटेज एफिशिएंसी की निकालते हैं तो इनटू 100 इसमें कर देते हैं। इसमें यहाँ तक है। इसके बाद का जो टॉपिक है उसमें हम लोग बात करेंगे लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। तो जो है कि हम ट्रांसफार्मर में लॉस के बारे में बात करते हैं। तो जो है कि अब हम लोग जो है देखेंगे कि एक ट्रांसफार्मर में कितने तरह के लॉसेस होते हैं और कौन कौन से लॉसेस होते हैं, उसको हम लोग कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं जिससे कि कम से कम लॉस हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपका आउटपुट मिले। तो अगर लॉसेस की बात करते हैं तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन में आप देखिए एक बार कि ये आपके प्राइमरी वाइंडिंग है, ये आपके सेकेंडरी वाइंडिंग है, प्राइमरी वाइंडिंग और ये सेकेंडरी वाइंडिंग, ये आपके कोर। जितने भी कोर होते हैं इसमें वो सॉफ्ट आयरन के होते हैं, सॉफ्ट आयरन स्टील्स होते हैं। अब इसमें जैसे इनपुट आ रहा है अल्टरनेटिंग सोर्स से, तो यहाँ पे जैसे करंट आया तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा। वो मैग्नेटिक फ्लक्स इनके साथ लिंकअप होगा। जैसे लिंकअप होगा तो जो है कि अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, जब
फ्लक्स लिंक होगा और रेट ऑफ फ्लक्स लिंक होगा और वो टाइम के साथ चेंज होता है, तो यहाँ एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा और एक इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगा। तो इसमें लॉस किस तरह से हो रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं। आपने देखा कि इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं है, और जब मूविंग पार्ट नहीं है तो इसमें कोई भी मैकेनिकल लॉस नहीं है। तो अगर लॉस की हम बात करते हैं तो इसमें जो मेनली लॉस होते हैं, टाइप्स ऑफ लॉस की अगर बात करते हैं ट्रांसफार्मर में, तो नो मैकेनिकल लॉस, पहले तो नो मैकेनिकल लॉसेस बिकॉज नो मूविंग पार्ट्स इन ट्रांसफार्मर में कोई मूविंग पार्ट नहीं है, इसकी वजह से कोई भी मैकेनिकल लॉस नहीं होगा। तो फिर लॉस कौन से होंगे? इलेक्ट्रिकल लॉसेस होंगे। इसमें कौन से लॉसेस होंगे? इलेक्ट्रिकल लॉसेस होंगे। अब ये इलेक्ट्रिकल जो लॉसेस हैं ये कौन कौन से होंगे, किस तरह के होंगे? तो आपके दो जो है मेन इलेक्ट्रिकल लॉसेस हैं, दो मेन इलेक्ट्रिकल लॉसेस हैं, जिसको पहले वाले को हम बोलते हैं कोर लॉस का मतलब ये है, ये जो कोर है, जो इनका बॉडी है और जो कोर है, कोर लॉस जो है, कोर आपको अभी मैंने बताया सॉफ्ट आयरन के होते हैं, तो कोर लॉस को हम आयरन लॉस भी बोलते हैं। कोर लॉस को हमने क्या बोला? आयरन लॉस भी बोलते हैं। अब ये जो लॉस है ये फिक्स्ड होता है, ये क्या होता है? फिक्स्ड लॉस होते हैं, फिक्स्ड लॉस होते हैं। तो कोर लॉस के सब पार्ट्स भी हैं। इस कोर लॉस के वजह से दो तरह के इसमें लॉसेस होते हैं। पहले वाले को बोलते हैं एडी लॉस और दूसरे वाले को बोलते हैं हिस्टैरिसीस लॉस। तो पहला हो गया आपका इसमें कोर लॉस में दो लॉसेस हैं, एडी लॉस एंड हिस्टैरिसीस लॉस। दूसरा जो आपका बिगेस्ट लॉस जो होता है वो होता है कॉपर लॉस। अच्छा, कॉपर लॉस का मतलब आप ध्यान देंगे कि कॉपर जो है कि एक कंडक्टर है। कॉपर कौन सा है? जिससे वाइंडिंग बनी हुई है। कॉपर लॉस कौन सा है? जिससे वाइंडिंग बनी हुई है, उसमें करंट फ्लो करेगा तो उस कॉपर का कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो रेजिस्टेंस अगर है और उसमें करंट फ्लो कर रहा है तो लॉस क्या होगा? I² इंटू R। तो कॉपर लॉस को हम I² R भी बोलते हैं। और जब ये I² R लॉस होगा, ये वेरिएबल लॉस है। वेरिएबल लॉस कैसे हम कह सकते हैं कि जब लोड हम ज़्यादा बढ़ाएंगे तो आपका जो है कि ये I² R एक हीट लॉस है। कॉपर लॉस का मतलब ये है कि जब करंट फ्लो करेगा तो जब लोड बढ़ेगा तो ज़्यादा हीट होता है। आप जैसे कोई भी यूज करना घर में चाहिए जो इलेक्ट्रिकल ऑपरेटर्स है, तो अगर ज़्यादा आपने लोड दे दिया तो वो जल्दी ज़्यादा गर्म होगा, क्योंकि उसमें कॉपर लॉसेस तेज हो जाते हैं। तो ये वेरिएबल लॉसेस है। इस लॉस को हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल लॉसेस। वेरिएबल लॉस इसलिए है कि लोड के ऊपर डिपेंड करता है। लोड बढ़ा, लॉस बढ़ा, क्योंकि हीट बढ़ा। अब कॉपर लॉस हो गया तो वेरिएबल लॉस हो गया। ये और लॉस होता है। आप अगर लॉस की बात करें तो और भी लॉसेस हैं। जैसे हम बात करें तीसरा, फ्लक्स लीकेज। फ्लक्स जब लीक करता है उसके वजह से भी लॉसेस होते हैं।
चौथा एक और जो लॉस है साउंड का लॉस होता है इसमें। साउंड का मतलब आप ट्रांसफार्मर के पास कभी जाना, ट्रांसफार्मर कैसे करता है, ऐसे नहीं करता है, तो ऐसे ही करता है। इसका मतलब उसकी वजह से क्या होता है, उसमें लॉस होता है, एनर्जी लॉस होती है। तो ये देखिए ये आपके लॉसेस हैं। अब ये करके हम इसमें हम जो है समझेंगे कि किस तरह से क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। कोर लॉस तो आप आयरन लॉस भी बोलते हैं। आयरन लॉस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पूरा कोर जो है आपका आयरन का बना होता है। कौन से मेटल का, सॉफ्ट आयरन का बना होता है। और ये लॉसेस आप बदल नहीं सकते, ये फिक्स होता है, क्योंकि जिस पे आप बाउंड किए हैं अगर वही हटा देंगे, इसके ऊपर हमने वायर बाउंड किया है तो ये हटा तो नहीं सकते हैं ना, ये हटा नहीं सकते। दूसरा जो फ्रेम बना वो भी आयरन का बना, तो क्या हम फ्रेम को हटा सकते हैं, हवा में थोड़ा हम जो है वेल्डिंग को छोड़ देंगे, क्योंकि उसमें ऑयल भी भरना होता है। ऑयल डालते हैं किस लिए, ताकि हीट कम हो। अगर ज़्यादा हीट हो गया तो फिर क्या होगा, कोयल फूट जाएंगे, कोयल फूट जाएंगे ट्रांसफार्मर का काम खत्म हो जाएगा। तो उसको हम फिक्स लॉसेस में बोल रहे हैं, क्योंकि वो तो नेसेसरी पार्ट है, और वो नेसेसरी पार्ट है तो उसमें जो लॉस होंगे वो तो परमानेंट होते ही हैं। तो उसमें जो दो ये लॉस होते हैं, एक को बोलते हैं एडी लॉस और दूसरे को बोलते हैं हिस्टैरिसीस लॉस। तो दूसरा जो लॉस है इसमें हिस्टैरिसीस लॉस। अब एडी लॉस क्या होता है, एडी लॉस समझना, ये ज़्यादातर चीज़ें किताबों में समझ नहीं आती है, एडी लॉस क्या होता है, कैसे होता है। तो एडी लॉस देखना, जब मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें करंट आया तो इसमें फ्लक्स जनरेट हुआ, फ्लक्स वो इसके साथ लिंक होगा, लिंक होने के वजह से आपका इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ बना, इंड्यूस्ड करंट बना। जब ये फ्लक्स है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड बना के बना, इसमें मैग्नेटिक फील्ड ही सोर्स होता है फ्लक्स को बनाने में। फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए, बी ए कॉस थीटा। तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आपका जो आयरन कोर मटेरियल है, आयरन भी तो कंडक्टर है, तो आयरन कोर मटेरियल में भी कुछ फ्लक्स लिंक हो जाते हैं, कुछ फ्लक्स लिंक होते हैं, जिसके वजह से उस आयरन के कोर में ये करंट जो है प्रोड्यूस हो जाता है, एक इंड्यूस हो जाता है करंट, और उसी करंट को हम नाम देते हैं एडी करंट। और जब वो करंट पास हो गया और वो कंडक्टर है तो आई स्क्वायर इंटू आर वहां पे लॉस होगा या नहीं होगा, करंट पास किया और उसका भी रेजिस्टेंस होगा, तो वहां पे उस एडी करंट के वजह से जो उस कोर में लॉस हो रहा है उसको बोलते हैं एडी लॉस। यहां तक क्लियर है। अब इस एडी लॉस को आप मिनिमाइज कैसे करेंगे, मिनिमाइज कैसे करेंगे, क्या मतलब जो है कि आप टेक्निक यूज करेंगे ताकि ये वाले लॉसेस कम हो। 100% तो कोई भी मिनिमाइजेशन है ही नहीं, लेकिन हाँ कम। तो देखना, जो कोर होता है उसको हम लैमिनेट कर देते हैं। क्या करते हैं, लैमिनेट कर देते हैं। जो कोर है उसको हम लैमिनेट कर देते हैं, जिसके वजह से जो है कि लॉसेस कम होते हैं, क्योंकि एडी करंट कम जो है बन पाता है और जिससे लॉसेस कम होते हैं। तब कोर कैन बी लैमिनेटेड टू मिनिमाइज एडी लॉस। तो एडी लॉस हो गया। अब हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है, हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है कि जब आपका अल्टरनेटिंग करंट एक बार हाफ साइकिल में पॉजिटिव में फ्लो कर रहा है, फिर हाफ साइकिल में नेगेटिव में आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, एक सेकंड में 50 बार ऐसे करता है। एक सेकंड में 50 साइकिल कंप्लीट होती है, तो 50 बार पॉजिटिव 50 बार नेगेटिव। अब जब इस 50 बार पॉजिटिव 50 बार नेगेटिव की वजह से होता क्या है कि फ्लक्स, रेट ऑफ फ्लक्स चेंज होता है। जब रेट ऑफ फ्लक्स चेंज हो जाता है तो ये जो आउटर पार्ट है इसके, वो आपके मैग्नेटाइज, डीमैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज, डीमैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज, डीमैग्नेटाइज। ये मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन की वजह से भी क्या होता है, लॉस होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हिस्टैरिसीस लॉसेस। तो ये किसके वजह से हो रहा है, ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन। इस
इसके वजह से वो क्या हो रहा है, हिस्टैरिसीस लॉस होता है। इसको मिनिमाइज करने के लिए क्या हम कर सकते हैं, इसको मिनिमाइज करने के लिए आप जो है सिलिकॉन आयरन का कोर हम यूज कर सकते हैं, जिससे कि वो जल्दी आप मैग्नेटाइज हो और डिमैग्नेटाइज हो जाए, जिससे कि आप जो है हिस्टैरिसीस लॉसेस कम हो। तो ये दो लॉसेस आपको समझ में आ गया। कॉपर लॉस क्या होता है देखना, सिलिकॉन आयरन कोर कैन बी यूज्ड टू मिनिमाइज the hysteresis loss, H for hysteresis, L for loss। कॉपर लॉस अभी हमने बताया कि कॉपर लॉस का मतलब होता है किसी भी कंडक्टर में कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे पूरा बाइंडिंग ही कॉपर का है, कॉपर ऑलरेडी कंडक्टर है, तो उस कंडक्टर का कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगा। उस रेजिस्टेंस की वजह से जब भी उसमें करंट फ्लो करेगा तो I स्क्वायर इंटू आर हीट जनरेट होगा। I स्क्वायर आर, अगर मैं टाइम की बात करूं तो इसमें अगर टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हीट बन जाएगा। H इक्वल टू क्या होता है, I स्क्वायर आर टी। तो टी टाइम में कितना हीट जनरेट हुआ ये हमें पता चल जाता है। इस टी को इधर डिवाइड कर देते हैं तो I स्क्वायर आर क्या होता है, पावर लॉस हो जाते हैं, पावर लॉस हो जाते हैं। तो पावर लॉस जो है आपका इसके वजह से होगा क्योंकि वो कंडक्टर है। तीसरा, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है, अभी कॉपर लॉस कैसे हो रहा है आपको समझ आ रहा होगा। और ये वेरिएबल भी है, देखना वेरिएबल कैसे है, क्योंकि लोड बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगी, लोड बढ़ेगा तो आपकी वहाँ पे हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है, यानी हीट ज़्यादा होता है। इसलिए लोड ज़्यादा, हीट ज़्यादा, लॉस ज़्यादा। लोड कम, हीट कम। और आपके जैसे आप बाइक पे जाते हैं, बाइक पे अगर दो आदमी, एक आदमी बैठा है तो बाइक एक आदमी तो आराम से जाएगा, वैसे वो मूविंग पार्ट है, वैसे मैं कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ कोई मूविंग पार्ट नहीं है। तो बाइक पे अगर 4 लोग बैठ गए तो बाइक की तो हवा निकल जाएगी, बाइक जो है पूरा इंजन एकदम गर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लोड बढ़ गया। ऐसे ही लोड बढ़ता है तो आपका हीट बढ़ता है, हीट की वजह से वो हीट के फॉर्म में एनर्जी लॉस हो जाती है। फ्लक्स लीकेज क्या होता है देखो, मैंने कहा कि यहाँ पे इंड्यूस फ्लक्स, आपका जो फ्लक्स है इनपुट फ्लक्स, वो यहाँ पे जनरेट हुआ और यहाँ पे लिंक होना है। बीच में क्या है, हवा। कुछ फ्लक्स उसी हवा में तैरती है, पूरी की पूरी लिंक नहीं हो पाती, उसको बोलते हैं फ्लक्स लीक हो रहा है। फ्लक्स लीक हो रहा है तो इसकी वजह से लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। मैं कह रहा हूँ ये तो है, यहाँ रख कर मैं 100 मीटर आगे रहूँ तो क्या यहाँ से फ्लक्स वहाँ तक लिंक हो जाएगा? नहीं लिंक होगा, होगा भी बहुत कम होगा। तो अगर पास में रखा तो ज्यादा लिंकेज हो जाएगी। तो ये अगर गैप है, इसमें एयर गैप है, तो एयर गैप में फ्लक्स क्या करेगी, लीक करेगी। अब इस चीज को अवॉइड करने के लिए, अवॉइड दिस टाइप of loss, primary winding and secondary winding laminated one, laminated कहने का मतलब ये है कि जो लैमिनेटेड बाइंडिंग है, जो कोर है, क्योंकि कोर लैमिनेटेड होता है, इसके ऊपर बाइंडिंग होती है, तो एक के ऊपर एक अगर हम कोर को रख देते हैं, यानी एक प्राइमरी बाइंडिंग के ऊपर जस्ट सेकेंडरी बाइंडिंग अगर रखते हैं तो उसमें एयर गैप क्या होगा, कम होगा। और जब एयर गैप कम होगा तो लीकेज क्या होगी, कम होगी। साउंड वाले जो लॉसेस है आपको मैं बताया है कि जो ट्रांसफार्मर जब लोड उस पर पड़ता है तो उसमें नॉइज आता है,
नॉइज आती है, उस नॉइज की वजह से भी लॉसेस होते हैं और उसको हम लोग साउंड लाते हैं। तो इस तरह के आप देख रहे हैं कि इतने तरह के ये लॉसेस होते हैं और ये आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। और मैं ये समझ रहा हूँ कि आपको हर चीज़ें यहाँ पे समझ में आई होगी। और अगर आप बात करते हैं तो एक एक चीज़ें समझाई गई हैं यहाँ पे। और नेक्स्ट जो भी लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे इसमें हम लोग जो है कि रे ऑप्टिक्स को स्टार्ट करेंगे। और रे ऑप्टिक्स में कोशिश हम ये करेंगे कि वन शॉट वीडियो बने। अभी जो है कि हम लोग जो है कि लेक्चर वाइज बनाए हुए हैं, तो जो है कि इसको पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है, आप अल्टरनेटिंग करेगा। थैंक यू।